नाजरीन, मैं हूँ शमीम जराजपुरी। खबरों नजर चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कुटला चेकपोस्ट से है, जहां आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के जश्न सालाना की तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था तामीर। इस मौके पर सामीन को खिताब करते हुए आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपने जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, आइए आपके सामने पेश करते हैं। Our respected honorable chief guest रेखा दीक्षित साहिबा, और हमारे लिए आई टेक हिम एज ए गार्जियन। ऑफ कोर्स इज ए वेरी जीनियस ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड एज वेल एज ऑफ द कंट्री। और ज़िंदगी में मैंने प्रदीप कुमार दुबे साहब से बहुत कुछ सीखा है, और ये भी कह सकता हूँ पूरी ईमानदारी से, मेरे दिल को हमेशा ये रहा कि ये मेरी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को बढ़ता हुआ देख के खुश होते हैं, उनमें ये बात थी। और मैंने बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई कहीं पे, और उसके बाद मैं जुड़ता चला गया। नाउ वो मेरे लिए बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं, गार्जियन हैं। प्रदीप कुमार दुबे सर इज़ ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ विधानसभा, और हमारी प्रिंसिपल साहिबा रूपल पांड्या साहिबा, हमारे भाई नुमान साहब जो इसके मैनेजर हैं, बहुत बड़ी तादाद में बैठी हुई हमारी बहनें, बुज़ुर्ग नौजवान साथियों, और मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे इस स्कूल के स्टूडेंट हैं और मेरे लिए बिल्कुल मेरी अपनी औलाद जैसे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं। यकीनन कुछ दिनों से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। रूपल साहिबा ने जब ये बात कही आपकी प्रिंसिपल ने कि हम एक इस तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं सर, तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, होना चाहिए। और उसका एक ये भी वजह थी कि पिछले दिनों कोई मैं अपनी तरफ से अपनी इंस्टीट्यूशन की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इस इंस्टीट्यूशन को एक एक दिन बढ़ता हुआ देख के वैसे ही खुशी होती है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखता है। जैसे किसान कोई फल का पेड़ लगाता है या खेती लगाता है, और जब उस पर फसल आती है, पेड़ बड़ा होता है, तो उसे देख के वो खुश होता है। उसी तरीके से बीइंग ए फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, एवरी डे मैं इसको फील करता हूँ और इसको बढ़ते हुए मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा ही फीलिंग होती है कि जैसे मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हो, वो बढ़ रहे हैं। ये 13 साल पहले इसकी हमने बुनियाद रखी थी। उस वक्त मेरी उम्र अंडर 40 थी। अब धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता मैं 51 का हो चला। और सच बचाऊं तो जिंदगी में बहुत प्रेशर भी रहता है काम का, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन एट ऑल। कहने को लोग कहते हैं ठीक है अब 3 टर्म हो गया, अब वंदना आ जाओ, ये हमारी बहन है वंदना, शी इज लाइक माई सिस्टर, इनको इज्जत से बैठाइए। और अब कहने को 13 साल हो गए, और 2-3 बार चूंकि एमएलए रह लिए, अब एमएलसी हो गए, तो ये बात सही है कि कहने को लोग कह सकते हैं कि आई एम ए पॉलिटिशियन, मैं एक राजनीतिक हूं, बट मोर देन ए पॉलिटिशियन आई एम ए सोशल वर्कर। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जब भी कोई वक्त मुझे मिलता है जिंदगी में, अगर मैं कोई भी काम करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल काउज का करता हूं। बढ़ती हुई उम्र कभी कभी मुझसे ये कहती है, वो कहते हैं ना, किसी शायर का ये शेर है कि बालू ये बालू अब मेरी मुट्ठी से सरक जाने को कहती है, जिंदगी मुझसे थक जाने को कहती है। लेकिन उसी के पल जब मैं कल की बात बताऊं, मैं कभी कभी जिंदगी में बड़ा भाव पल होता है। मैं कल यहां से जा रहा था, बच्चे कुछ वो अपना रिहर्सल कर रहे थे, तो मुझे कम से कम 150-200 छोटे बच्चों ने, जो मुझे लगता है 10 साल के रहे होंगे या 11-12 साल के, लेस देन दैट, मुझे घेर लिया। तो मुझे देख करके ऐसे लगा कि जैसे बाबूबा यू ट्रस्ट मी, कि मुझे लगा ये मेरी अपनी औलाद है। मैंने देखिए, हम लोग स्ट्रगलर हैं,
जब मैं बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी, मैं बहुत 23-24 साल का रहा हूँ। मेरी बीवी भी शायद कहीं बैठी हो, कहाँ बैठी है दिख नहीं रही। हाँ, शी इज डियर फ्रेंड ऑफ माइन। और सही बताऊं तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और कहता रहूंगा कि मेरी जिंदगी पे उसका भी बड़ा एहसान है। मैंने अपने को तो तबाह किया ही किया, उसको भी तबाह किया अपने साथ। वो तो बड़े बाप की बेटी थी। बहरहाल मुझसे निकाह करके मेरे बच्चों को भी पाला। और सही बात यह थी कि जब वक्त था तो मैं कभी उसको वक्त नहीं दे पाया, लिहाजा अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाया। अपने बच्चों को कभी बड़ा होता हुआ नहीं देख पाया। एक बाप की हैसियत से जितना टाइम मुझे देना चाहिए था मैं नहीं दे सका, मुझे उसका रिग्रेशन भी रहता है। लेकिन कभी कभी शाहीन जानती हो क्या होता है, अपने बच्चे तो दुनिया पालती है, उसमें क्या बहादुरी है। और उसी को मैं उसी चीज का जो एक वैक्यूम है मेरी लाइफ में, मैं जब इन बच्चों को देखता हूं तो वो पूरा होता है। जब इन बच्चों को मैं देखता हूं एक एक करके, मैं जब इस स्कूल में मैं कम आ पाता हूं, ये मेरा पैदा हुआ किया हुआ है, ये इंस्टीट्यूशन, इसकी बुनियाद मैंने रखी है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि साल में मुश्किल से 4-6 बार मैं आ पाता हूं यहाँ पे। नुमान है देखते, लेकिन मैं जब भी आता हूं यहाँ पे, ये आपकी प्रिंसिपल साहिबा गवाह हैं कि मैं हमेशा यहाँ कुछ देने के लिए आया, कभी कुछ लेने के लिए नहीं आया। मैंने हमेशा इनसे पूछा कि भाई स्कूल हमारा कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे चल रहे हैं, हमारे बच्चे कैसा कर रहे हैं, हमारी कोचिंग कैसी चल रही है। और लास्ट में यह भी जरूर पूछता हूं कि कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं बैठा हूं, कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। और मैं तो, हालांकि रूपल खुद एक एक्सपीरियंस लेडी है, इनको क्या बताना है, ये हमारी बड़ी बहन जैसी है। मैं अक्सर इनसे कहता हूं कि रूपल ये सब तुम्हारे बच्चे हैं, यू आर ए ब्लेस्ड वुमन, कि जिनके 1800-2000 बच्चों की मां हूं। और मुझे घमंड होता है जब मैं इसमें आता हूं कि ये मेरी औलादें हैं। मैं वो कहते हैं ना कि मैंने पहले एक शेर पढ़ा कि जिंदगी अब थक जाने को कहती है, और जब इन बच्चों को देखता हूं तो मेरा फैजाबादी का वो शेर याद आ जाता है मुझे कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अब क्या करें, जरूरत ही इतनी कि जब मैं यहां से जाता हूं तो एक एनर्जी लेके जाता हूं कि नहीं, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये कोई भी अकेला नहीं कर सकता, ये कोई भी अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत होती है। और मैं तो इन लोगों का, अपनी टीम का एहसानमंद हूं जो यहां पे रूपल पांड्या या पूरी मेरी स्टाफ टॉप टू बॉटम, इवन यहां का प्यून, उसका भी पसीना लगा यहाँ के इसके अपलिफ्टमेंट में। और मैं उनका, अगर मैं अक्सर कहता हूं कि मैं तुम लोगों को सैलरी, ये संस्था तो आपको सैलरी नहीं देती, वी आर नॉट पेइंग यू सैलरी, क्योंकि एक टीचर को कोई पे ही नहीं कर सकता। एक शिक्षक को कोई क्या दे सकता है, वो आपकी जनरेशन को बिल्ड कर रहा है, हमारी औलादों को बिल्ड कर रहा है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। तो एक उर्दू में शब्द होता है हदिया, हम हदिया देते हैं, हम कीमत नहीं दे सकते, सैलरी नहीं पे कर सकते। और मैं आज के इस मौके पर अपने पूरे स्टाफ, सारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सामने, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सर झुका के आपको सलाम करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपसे ये अपील भी करता हूं कि आप इसको जारी रखिए जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। ये एक लड़ाई है एक तरीके की, और लड़ाई कुछ अच्छे के लिए है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं है। ये लड़ाई है अपनी समाज, अपने बच्चों के भविष्य को बिल्ड करने की। इसी के तहत हमने इसको एक्सपेंड किया। मुबारकपुर में अगर ऊपर वाला चाहेगा इंशाअल्लाह तो अगले साल एक वहां भी इसी तरह की संस्था चालू हो जाएगी। और मैं तो कई बार परेशान रहता हूं, जमीनों का स्टेन है आजमगढ़ में, वरना एक जमाने में तो ख्वाब देखता था कि यूनिवर्सिटी बना दो, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैंड शॉर्टेज वो चीज नहीं पॉसिबल है। हमारी बीवी, अक्सर मैं सब बता रहा हूं, ये बातें मैं वो बता रहा हूं जो रियलिटी है, अक्सर मुझसे कहते अरे तुमने इतना पैसा लगा दिया, क्या मिलता है तुमको वहां से। अभी मेरे साथ जब आई तो मैं इसको पटा के ले आया, दिल्ली से ले आया, मैंने कहा चलो, फिर लखनऊ से ले आया। तो जब यहाँ पे आई तो जब सबसे मिली बच्चों को देखा तो मुझसे गाड़ी में बैठ के कह रही थी कि नहीं गुड्डू तुमने बहुत अच्छा काम किया।
जिंदगी में मुझे इतनी खुशी बाखुदा कहीं नहीं मिलती, मैं सच बता रहा हूं। मैं एक आम परिवार का बेटा, ऑफ कोर्स माय फादर वाज ए ब्रिलियंट लॉयर, आजमगढ़ में सब लोग जानते हैं और इज्जत की नजरों से जानते हैं। उन्होंने हमको अच्छी परवरिश दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। लेकिन बहरहाल आजमगढ़ तो आजमगढ़ था, उसकी एक लिमिटेशन है। लिहाजा जिंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल किया और ये भी ऊपर वाले का शुक्र है कुछ अचीव भी किया। बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ किया मैं। लेकिन उतनी खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती जब मैं, जितनी यहां मिलती है जब मैं इस इंस्टीट्यूशन में आता हूं, इन बच्चों की तरफ देखता हूं और जब वो प्यार से मेरी तरफ एक बार कुछ बच्चे आ गए, ये रूपल हमारी प्रिंसिपल है, ये हमारे कोचिंग के बच्चे, मैं बैठा था तो आगे पीछे खड़े थे, तो मैंने कहा बेटा क्या बात है, तो कुछ इमोशनल होने लगे, कहने लगे मैम इतनी सख्ती कर रही है कि एक दिन भी टीवी नहीं देखने दे रही है। तो फिर हमने कहा अच्छा हमसे क्या चाहते हो यार, हमको क्यों डांट सुनवाना चाहते हो, प्रिंसिपल के काम में हम इंटरफेयर करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। फिर हमने बचते बचते इनसे कहा, हमने कहा रूपल हमारे तुम्हारे बच्चे भी तो इतनी शरारत करते ही थे, इतना तो उनको रिलैक्स करो। खैर बहुत अच्छा। और मुझे एक चीज और, आई मस्ट से वन थिंग मोर, मैं आज ये जो तादाद में हमारी जो बहनें बैठी हैं, जो जिसको फीमेल जो महिलाओं की संख्या है, और इतने बड़े माशाल्लाह बुरके में लोग इतनी लंबी तादाद में बैठे हैं, ये इट्स ए साइन ऑफ चेंज, ये बदलाव का ये एक प्रतीक है, इट्स ए साइन ऑफ चेंज। क्योंकि मैंने उस एपीएस को भी देखा है 13 साल पहले, जब यहां पहला फंक्शन होता था और जब मेरी प्रिंसिपल से मैं कहता तो बेचारी परेशान रहती थी, कहती थी सर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, पेरेंट आते ही नहीं हैं, और बड़ी मुश्किल से जब हमारे टीचर बुलाते हैं तो कहते हैं उनके अब्बा तो सऊदीया रहते हैं, पैसा भेज देते हैं, हम तो भाई लिखवा दिए, हमारे बस का नहीं। लेकिन एक बात मेरी बहनों याद रखना, तालीम वो चीज है, एजुकेशन वो चीज है जिसको दुनिया में किसी भी दौलत से उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के लिए कोई जमीन जायदाद दौलत छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा अपना हमदर्द होने के नाते तुम्हें यह राय देता हूं कि अगर कुछ बदलना चाहती हो, आने वाले अपना दिन बदलना चाहती हो, तो भूखा भी रहना पड़े तो रहो, कम कपड़े के पैसे खर्च करके अगर सस्ते कपड़े भी पहनने हो तो पहनो, कोई गम नहीं है, मगर अपनी औलादों को अच्छी से अच्छी तालीम, बेस्ट तालीम। और ये वो दौलत है कि जो दुनिया में उससे ना तो कोई छीन सकता है ना बांट सकता है, वरना बाकी सब चीजें आर्टिफिशियल है। अगर हम अपने लड़के को कोई भी ताजमहल इंडिया गेट बना के दे दें, लड़का नालायक होगा, काबिल नहीं होगा तो 2 दिन में बिक जाएगा सब। लेकिन अगर वो लायक होगा तो वो अपने आप बिल्ड कर लेगा, उसको हमको हमारी आपकी जरूरत नहीं है। और तालीम वो चीज है जो कम से कम एक इंसान को मुकम्मल इंसान बनाती है, ह्यूमन वैल्यूज सिखाती है कि इंसान को समाज में कैसे रहना है। हम सिर्फ अपने बच्चे को अच्छी तालीम देके अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, याद रखो अपने समाज की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छा बनेगा तो समाज के काम आएगा, और अगर कहीं भटक गया, गलत हो गया तो समाज के लिए सरदर्द हो जाएगा, एक बीमारी हो जाएगी। इसलिए ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों में ये कमियां है ना, हम लोग अपनी शान और शौकत, मोबाइल, गाड़ी, इन चीजों पे बहुत, अल्लाह ने तो इस मिट्टी में बहुत दौलत दिया आजमगढ़ वालों को, कोई कमी थोड़ी है किसी को, लेकिन हम इसकी प्रायोरिटी नहीं बनाते। प्रायोरिटी का मतलब कि हम इसको नंबर 1 पे नहीं रखते, प्राथमिकता नहीं देते। हमको लगता है सब काम जरूरी है, पढ़ाई तो हो जाएगी बाद में। नहीं, सबसे पहला काम है कि पढ़ाई जरूरी है, बाकी सब काम बाद में हो जाएगा। बाखुदा मेरे तो औलादों में 2 बेटियां थी, 2 बेटे। मेरी दोनों बेटियां आप लोगों की दुआओं से, एक बेटी अभी लास्ट ईयर है, एमडी में निकल जाएगी रेडियोलॉजी से, दूसरी बेटी भी एमबीबीएस फाइनल ईयर में। मैं हर अपनी बेटी को जब यहाँ पे आके देखता हूँ, कोचिंग में भी जाके पूछता हूँ, इन लोगों से भी पूछता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बेटा आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जजेस बनो, डॉक्टर बनो। मुझे वो मेरी बेटियां लगती हैं और हम बना सकते हैं, बना के दिखा देंगे, लेकिन आपकी मदद चाहिए। बिना आपके ताउन के नहीं बन सकता। ये मेरी टीचिंग टीम इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो बना देगी, लेकिन वो तब बना पाएगी जब आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे।
कम से कम जो टीचर आपको कहते हैं, जो आपको राय देते हैं, प्रिंसिपल आपसे कहती हैं, हम अगर कुछ ना कर सके तो उतना तो कर ले कि भाई वो हमारे बच्चे के लिए पेन ले रही है। और आप लोग भी जानते हैं, मैं उसको दोहरा के बार बार उसको छोटा नहीं करना चाहता कि मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन होगा, अल्लाह से अपने लिए मौत मांगेगा ये शाह आलम गुड्डू जमाली, जब मेरी जिंदगी के कभी ऐसा वक्त आ जाए कि मुझे अपनी किफालत के लिए इस तरफ हाथ फैलाना पड़े। जब तक मैं जिंदा हूं इस सिचुएशन को देता रहूंगा, और जब नहीं, अगर, और मैं तो एक दिन नोमान से कह रहा था कि इस सिचुएशन को मैंने सिर्फ पब्लिक कॉज के लिए बनाया है, अपनी गाड़ी कमाई को कंप्रोमाइज करके लगाया, और अगर मुझे किसी दिन ये लगा कि मेरे बाद ये सिचुएशन ठीक से नहीं चल सकता तो मैं देश की किसी जिम्मेदार संस्था को इसको दान भी कर दूंगा, लेकिन मैं इसको ऐसे किसी हाथ में नहीं जाने दूंगा कि जो इसको बर्बादी की तरफ ले जाए। ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इट इज नॉट बिल्ट टू अर्न द मनी, पैसे के लिए कमाने के लिए नहीं बनाया गया। मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत से लगा रहता हूं और हर वक्त कहता हूं कि अगर कोई भी जरूरत हो मुझे बताओ। हम लोग एक कारमा चला रहे हैं, अगर वो कारमा तब पूरा होगा जब इसमें हमारे सारे पेरेंट्स साथ होंगे। और याद रखो, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो दुनिया में नामुमकिन हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक मछुआरे के बेटे थे, क्या बने? एक से एक गरीब का बेटा, किसी का रिक्शा चलाने वाले का भी मैं एक दिन पेपर में पढ़ा था, उसकी बेटी आईएएस हो गई। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम आप नहीं कर सकते? बस उसको हिम्मत और एक कहते ना कि एक लक्ष्य, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। और हमारे बच्चों में इतनी क्षमता है, जो मैंने देखा, एक बच्चा अभी आज आप देख रहे थे ना कि 95, 96, 100 अपॉन 100, ये सब बच्चे आईएएस बनने वाले हैं। ये सारे आईएएस यूपीएससी के मटेरियल है। कोई जज बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई, ये सब समाज के काम आएंगे, ये सब समाज को काम आएंगे। मगर जरूरत है कि इनको हम लोग ठीक से तराशें। ये कच्ची मिट्टी है, अगर इस पर मेहनत नहीं हुई तो इनको बिगड़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों ने बहुत पेशेंस से मुझे सुना, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, भाभी आप भी आई, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं तो ऑनरेबल रेखा दीक्षित को सिर्फ इसलिए लाया था, एक और बात बताऊं, मैं दिखाना चाहता था, आई बिलीव दैट शी बिलोंग्स टू इटावा, या कहां से, इटावा ही है ना, तो बहरहाल अब उसको नहीं बोलना चाहता, अभी भड़क जाएंगे। इटावा भी कोई बहुत वैसी जगह नहीं थी, आजमगढ़ से भी पिछड़ी थी, आई बिलीव इट।